तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं ऑलमोस्ट 70-80%। अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप बहुत जल्दी प्रोन टू हो जाते हैं। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे मूल स्तंभ हैं आपके जीवन को एक आरोग्यता की सीढ़ी तक ले जाने के लिए। इनफर्टिलिटी लगातार हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व भर में एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पर हम कह सकते हैं फैलती जा रही है, और 27 करोड़ आंकड़ा है ऐसे जोड़ों का जो माँ बाप या फिर संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इनफर्टिलिटी आखिर क्यों बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इनफर्टिलिटी कितना बड़ा खतरा बन सकती है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे आशा है कि आप सभी व्यूअर्स में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे इस पूरे प्रोग्राम से लाभ होने वाला है। तो चलिए इस रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर चंचल मैम, वेलकम। थैंक यू। और जानकारी मैं आपको दे दूं कि हम आशा आयुर्वेदा में हैं और ये दिल्ली का सेंटर है, और इनफर्टिलिटी पर हमारी जैसे चर्चा होने वाली है। तो ये इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा एक हम सुनते हैं कि माता पिता नहीं बन पाते हैं, ये है क्या चीज़? इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप जरा समझाइए। बेसिकली अगर कोई भी कपल 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशंस के नेचुरली प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा, मतलब 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर इनफर्टिलिटी। ओके, तो क्या कारण होगा इसका? आजकल इनफर्टिलिटी या बांझपन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और बहुत बार लोगों को, मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि शायद खाने को लेकर तो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं डाइट को लेकर पहले कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं बिकॉज जो भी खान पान हमारा है वो ज़्यादा एडल्टर्ड है अभी। हर चीज़ में हम एक छोटी हरी मिर्च से लेकर हम किसी एक पम्पकिन तक की बात करें तो सब में इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। हम कितना भी कर लें, अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं हमारे खान पान में। तो वो फीमेल्स में या मेल्स में दोनों में ही जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है काफ़ी हद तक क्रिएट कर रहा है और हमारी बॉडी के साथ वो चेंजेस दिखते हैं। इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल, भले ही हम खान पान को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल हमारा उतना ही खराब होता जा रहा है। मतलब अभी पहले कैसा था कि फीमेल्स नॉन वर्किंग होते थे, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पॉइंट इज कि पहले फीमेल नॉन वर्किंग थे तो उन्हें ऑफिस के एनवायरनमेंट में वो जो अभी कैसे पेशेंट्स आते हैं कि 10 लोगों पे एक ही वॉशरूम है जो फीमेल्स को यूज़ करने मिलता है और ये सब है, तो उससे वेजाइनल इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप उस सराउंडिंग में हो जहाँ आपको फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिलती हैं बट वो आपकी नीड है, आप उस काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो हाइजीनिक कंडीशंस हमें मेंटेन करनी चाहिए, जो बचने के लिए हमें तरीके सोचने चाहिए, वो सब हम नहीं अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी सारे डिजीजेस की तरफ प्रोन टू हो जाता है। ट्यूबल ब्लॉकेज उसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। आजकल तो एंडोमेट्राइटिस देखा जाता है, यूट्राइन लाइनिंग में काफ़ी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग सब आती है, सर्विक्स के माउथ पे बहुत सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत क्रिटिकल आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी एक पेशेंट कुछ दिन पहले हमारे पास आई थी, उसने बोला मैम 106 एम्प्लॉयज़ पे एक वॉशरूम था जो उनकी कंपनी यूज़ करती है। तो अगर आप लोअर ग्रेड में देखो तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर आप अपर ग्रेड में देखते हो तो भी वो नंबर अच्छा खासा है। और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो किसी भी सिम्टम के साथ कई बार नहीं आते हैं। जैसे जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है, हम उनको बताते हैं टेस्ट करवाना है, आपके पीरियड्स एकदम बंद क्यों हो गए, आपकी लाइनिंग एकदम श्रिंक क्यों कर गई, जब चेक करते हैं तब वो निकलता है। लेकिन वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आप सेम वॉशरूम अगर 10 लोग यूज कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को होने के लिए प्रोन टू रहेगा। ऐसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी रहेंगे। तो ये वर्किंग के साथ एक काफी बड़ा फैक्टर आ गया है। अच्छा, मतलब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसके कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कि वुमेन्स में इन्फेक्शन हो जाए? अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, वॉशरूम्स बहुत क्लीन नहीं है, रेगुलरली वो सब नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं ऑलमोस्ट 70-80%। अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप बहुत जल्दी प्रोन टू हो जाते हैं। और मैंने वही बोला कि समस्या ये है कि उनका जो सिम्टम्स आने में टाइम जब तक लगता है तब तक आपकी कंडीशन कई बार खराब हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी 1 ईयर ऑफ मैरिज में 6 मंथ्स ऑफ मैरिज के बाद भी लोगों के ट्यूब्स ब्लॉकेज निकल आते हैं। तो डेट इज क्वाइट क्रिटिकल। इसके अलावा लाइफस्टाइल के लिए जो हमने और बात की कि अभी पहले लोग 10 बजे तक सो जाते थे, 9
बजे 10 बजे हमारे जो ग्रामीण एरिया था वहाँ पे भी और शहरों में भी लोगों का एक लाइफस्टाइल ऐसा था कि सुबह 6 बजे उठना है, रात को 10 बजे तक सोना है। अभी वही रूटीन 12 बजे तक 1 बजे तक हो गया, क्योंकि या तो हस्बैंड 10 बजे तक घर आ रहे हैं या वाइफ 10 बजे तक घर आ रही है, उसके बाद वो फिर कुछ टाइम डेफिनेटली हर कोई स्पेंड करना चाहेगा। तो वो अनवांटेड टाइम पीरियड ऐसा हो जाता है जो आपके स्लीप पैटर्न को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे मूल स्तंभ हैं आपके जीवन को एक आरोग्यता की सीढ़ी तक ले जाने के लिए। तो अगर इन तीनों में से किसी भी पिलर पे डिस्टर्ब हैं तो प्रॉब्लम आएगा। और निद्रा यानी स्लीप तो मैं मान के चलती हूँ कि ऑलमोस्ट सबका ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो आपको अनविलिंगली इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे, जो कपल्स आते होंगे, उनमें भी कुछ यही सिम्टम्स हैं? ज़्यादातर कपल्स में ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं हमें जिसमें ये सिम्टम्स हैं। आप ऐसा मानिए कि अप्रॉक्स 70% केसेस में वेजाइनल इन्फेक्शंस रहते हैं, इरोजन्स रहते हैं, डिस्चार्जेस रहते हैं। आजकल मेल्स में भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। पायोस्पर्मिया के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन आप रिकवर करते हो, आप कल्चर कराते हो, एक और इन्फेक्शन देखने मिल जाता है। तो वो जो शुक्र शोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन वही है, आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग उतना अच्छा नहीं है, और बिकॉज ऑफ अनहेल्दी फूड जो हमें मिल रहा है, आपका इम्यूनिटी टोटली कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है। बिकॉज पहले हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी थी, हम बहुत जल्दी इस सब इन्फेक्शंस के वो नहीं होते थे, उसके कवरिंग में नहीं आते थे। लेकिन अभी इन्फेक्शंस हम जल्दी पकड़ते हैं। आप अपने ऑफिस सिनेरियो में भी देखोगे तो 30% पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे कि सीजन चेंज होते ही आपको कफ कोल्ड हो जाता है। एक को है तो आपको दूसरे को बहुत जल्दी हो जाता है। स्कूल में बच्चों को बहुत जल्दी होता है। इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और उसके रीजंस भी यही सब है। ना तो हमारा एयर अच्छा है, ना हमारा वाटर अच्छा है, ना हमारा फूड अच्छा है, तो हम जाएंगे कहाँ? बिल्कुल डॉक्टर चंचल, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये आएगा कि जैसे हम वर्किंग वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन्स के जो परसेंटेज है उसमें पीछे है। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं और हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा 27 करोड़, ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो हमारे सामने नहीं है। तो जो हाउसवाइफ्स हैं वो क्यों इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं? देखिए, ज़्यादातर ये बात सच है, जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उसको हर कोई सामने नहीं रखना चाहता। लोग जितना होता है छुपाने की ही कोशिश करते हैं, आपस में टैकल करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जो अपनी फैमिली में भी नहीं बताते कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है कि ये आंकड़े से कहीं ज़्यादा हम इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। नाउ पॉइंट इज कि ग्रामीण महिलाएं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं वो ज़्यादा क्यों हैं? हाइजीन हमेशा मैटर करता है। सेकंड, जो मैंने हार्मोनल चेंजेस आपको बताया, जैसे एंडोमेट्रियोसिस आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, फॉरेन से, यूएस से, सिंगापुर से, हमने हर जगह से पेशेंट्स देखे हैं जो एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो इसी एनवायरनमेंट और इसी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से है। साथ साथ स्लीप पैटर्न जो मैंने बोला, जैसे भले ही हाउसवाइफ है, अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उसने मुझे लिखवाया कि वो रात 3 बजे सोती है और सुबह 9 बजे उठती है। एंड आई आस्क्ड हर कि आप तो घर पे रहते हो, आपको क्यों करना है? शी इज लाइक, मैम हस्बैंड तो घर पे नहीं रहते एंड ही हैज नाइट ड्यूटीज, तो वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ में जाऊं। बीच में कॉफी भी देना है, बीच में चाय भी देना है, बीच में सब करना है। या वो लोग रात को लेट आते हैं, अगर कोई शॉपकीपर है वो काम कर रहा है तो वो 11 बजे से पहले घर नहीं आएगा। तो वो 11 बजे घर आ रहा है तो उसकी वाइफ को अनविलिंगली उस टाइम तक जागना पड़ेगा। तो वो स्लीप पैटर्न वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और कुछ लोग मेल नरिशमेंट के शिकार हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये सारी चीजें इन कंबाइंड वे जो है वो इंक्रीज करती हैं। और जितना आप लोअर बैकग्राउंड में जाते जाओगे वहां पर सोशल प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो वो जो एक मेंटल स्ट्रेस है वो भी एग्रीवेट होता है। अगर आपको 6 मंथ्स में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपके साथ जितने लोगों को हुई है आपको उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। वो प्रेशर इतना बिल्ड होता जाता है विद द टाइम पीरियड कि उसको हो गया, आपको नहीं हुआ, उसको हो गया, आपको नहीं हुआ। तो वो स्ट्रेस फैक्टर फिर इतना एग्रीवेट करता है कि वो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जितने भी फीमेल हार्मोन्स हैं वो ज्यादातर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सिस्टम से चलते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, आपका कॉर्टिकोस्टेरॉल रिलीज होगा, तो आपके बाकी फैक्टर्स तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो ही जाते हैं। तो सोशल प्रेशर भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है। इसलिए मैंने बोला आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 मूल स्तंभ है। इसमें कहीं पे भी अगर बीच में प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम होती ही होती है।
बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, अभी एक पेशेंट थी, वो एक्सट्रीम प्रेशर में थी, मतलब इतना लेवल था कि अभी हस्बैंड अगर उसको ये भी बोल देगा ना कि साइकिल क्यों आ गई, तो शी वुड बी लाइक कि ये भी एंटी है, ये भी चाहता है कि सेकंड मैरिज हो जाए या ऐसा हो जाएगा। उतने नेगेटिव जोन में वो जा चुकी थी, जबकि फैमिली की तरफ से शायद उतना प्रेशर नहीं था। तो वी जस्ट टोल्ड हर कि देखो आपके सारे पैरामीटर्स परफेक्ट हैं, आप एक डायरी बनाओ, डेली रात को सोने के टाइम पे आप 5 पॉजिटिव चीजें लिख के रखोगे, नेगेटिव तो आपके पास गिनी चुनी है 10 ही हैं। एंड ट्रस्ट मी, उसका प्रॉपर वॉइस मैसेज है हमारे पास, उसका स्क्रीनशॉट है। शी सेड मैडम मैं वो सेम पेशेंट हूँ, देन शी कंसीव्ड एंड सेंड दैट किट कि मैम वो सेम पेशेंट हूँ जिसको आपने लास्ट मंथ ये बोला था कि तुम्हें पूरे महीने ना 10 पॉजिटिव चीजें रात को लिख के रखनी है, बिकॉज वो पॉजिटिविटी अभी खत्म ही होती जा रही है एनवायरमेंट से। धीरे धीरे हम खुद को उतना प्रेशर देने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल, आपकी बात मैं समझी, लाइफस्टाइल के बारे में समझ चुकी हूँ कि लाइफस्टाइल और एक सोशल प्रेशर जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप डाइट पर आते हैं और डाइट के लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके की डाइट जो है उन्हें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या चीज़ें वो अवॉइड करें। जी, बेसिकली डाइट में हमें पैकेट फूड से टोटली बचना चाहिए। आजकल हम पैकेट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड, हमें रेस्टोरेंट फूड या जो बाहर का खाना है वो भी टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में आप कभी उनके किचन में जाके देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रोजन फूड मिलता है। आज का बनाया हुआ करी आपको कल वापस से नया उसमें डाल के सेम यूज़ किया जाता है, वही आपको दिया जाता है। तो वो आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट भी चले जाएंगे तो भी आप फ्रोजन पे ही हैं। पैकेट फूड में फुल ऑफ केमिकल्स हैं, पैराबिन वगैरह है, जितना भी हम बिस्किट्स, रस, नमकीन, मतलब लिटरली आप यकीन मानिए, मैं पेशेंट को बोलती हूँ ना आपको शाम को स्नैक्स में चाय नमकीन नहीं खानी है, बिस्किट नहीं खाने, तो दे आर लाइक फिर हम खाएंगे क्या, जैसे हमने उनकी जिंदगी ले ली हो। बट फैक्ट इज कि वो नमकीन पाम ऑयल में ही बनी है, वो बिस्किट्स जो है उसमें मैदा भी है, उसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। वो सारी चीज़ें आपके बैड लाइफस्टाइल को ही इंडिकेट करती हैं। तो उसकी जगह पे हम हेल्दी फूड ले सकते हैं। आप मखाने ले सकते हो, आप मुरमुरे ले सकते हो, आप भेल ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं हम, ऐसी चीज़ें लें जो हमारी बॉडी को नुकसान ना करें। तो अगर हमने इतना भी अपनी लाइफ से हटा दिया है और अगर हम एक कैलकुलेशन करेंगे तो हम डेली कम से कम एक मील तो ऐसा जरूर ही ले रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड, रस, फैन, इन सब की बजाय अगर हम सिर्फ मूंग दाल के चीले खा लें, ओट्स ले लें, वर्मीसेली ले लें, पोहा ले लें, तो जो हमारे घर में बनता था वो लें तो सबसे अच्छा है। बहुत बार पेशेंट कहता है फिर ऑप्शंस बता दो, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप कभी भी ना आज से 20 साल पहले मुड़ के जाके देखिए, जो आपकी दादी, नानी, आपकी जो 2 जनरेशन पहले लोग खाते थे, आप वो कोई भी खाना खाइए, अब ट्रस्ट मी आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अगर ये चीज़ों पे हम स्टक हो जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमारा फूड है वो ईजी हो जाएगा चूज करने के लिए। बिल्कुल। एक और चीज़ है कि आजकल हम कोक और हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर कोल्ड कॉफ़ीज़ हैं, नॉर्मल कॉफ़ीज़ हैं, ब्लैक कॉफ़ीज़ हैं, टी है, अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो क्या ये भी ख़राबी कर सकती हैं? जो टी, कॉफ़ी है, ये कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जो है वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है। अभी तो पूरी स्टडीज़ हैं हमारे पास, WHO की स्टडीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ हैं कि कैफ़ीन से रिपीटेटिव एबॉर्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो आइडली आपको ये सब बंद करना ही चाहिए। और चाय पीने का जो सही तरीका है वो हम वैसे भी नहीं अपनाते हैं। अगर हम कभी केरला जाएंगे तो आप देखोगे कि केरला में वो बताते हैं कि आपको टी और जो वाटर है वो अलग बॉईल करना है, मिल्क अलग बॉईल करना है, उसको बाद में मिक्सअप करके लेना है। आइडियली नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत एडिक्टेड हैं तो आपको अपने तरीके चेंज करने होंगे। और ब्रेकफास्ट में जो एम्प्टी स्टमक टी ली जाती है या बेड टी ली जाती है, डेट इज मोस्ट डेंजरस, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी या इफ़ यू आर पेशेंट ऑफ एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, तो टी, कॉफ़ी आपके लिए बहुत डेंजरस है। ओके, अब हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये भी आशा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ट्रीटमेंट के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, आयुर्वेद जो है वो हमेशा ऐसा बोलता है कि शमन चिकित्सा विदाउट शोधन चिकित्सा इज नथिंग। लाइक मतलब आयुर्वेद पंचकर्मा के साथ चलता है। तो अगर कोई पेशेंट इतने सालों से ये सब लाइफस्टाइल की वजह से या ये सब फूड या डाइटरी हैबिट्स की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स के साथ आया है, तो हम सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन पे ही जाएंगे। तो हम फर्स्ट 3 मंथ्स पेशेंट के कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस करते हैं। डिटॉक्स करके जो आयुर्वेद में 3 दोषा बोले गए हैं, वात, पित्त, कफ, और जो मानसिक दोषा है सत्व, रज और तम, हम उनको पहले बैलेंस करते हैं, उनको समन्वय अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट साथ साथ देने की कोशिश करते हैं। जब हम इस प्रोसेस पे जाते हैं तो जो आयुर्वेद में बोला गया है कि इनफर्टिलिटी के लिए, जो फर्टिलिटी के लिए जो 3 स्तंभ 4 स्तंभ हैं,
ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, ये चारों जो हैं ये अपनी अपनी अवस्थाओं में परफेक्ट लेवल्स पे आते हैं और फिर पेशेंट कंसीव करता है तो बहुत इजीली कंसीव कर जाता है। ओके, और नॉर्मल डिलीवरी का भी ऐसे कोई? नॉर्मल डिलीवरी के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी साइंटिफिकली भी बहुत कुछ मैटर करता है। अगर किसी का प्लासेंटा प्रीविया हो गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन यस अगर आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं और आप प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज़्यादा बचते हो, जैसे लाइकर कम होना, बेबी वेट कम हो जाना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोलेस्टेसिस हो जाना, ये सब चीज़ें जो आयुर्वेद में भी बताई गई हैं उन सबको आप नहीं होने देते और इन इंडिकेशंस की वजह से आप अननेसेसरी सिजेरियन पे नहीं जाते हो। ओके, मतलब फिर आपको और अल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब कितना समय लगता होगा इस पूरे ट्रीटमेंट में, जैसे आपने बताया? हम कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, डेफिनेटली हर डॉक्टर ये चाहता है कि सामने वाला पेशेंट बहुत जल्दी कंसीव कर जाए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला 3 महीने का एक शोधन प्रक्रिया जो है वो रहता है। बहुत सारे पेशेंट उसी 3 महीने में कंसीव कर जाते हैं, नहीं तो चौथे महीने से हम टारगेट प्रेगनेंसी करते हैं। पहले हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता, वो या तो आईवीएफ करा के आता है या आईयूआई करा के आता है, 8-10 साल का एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आता है, इतने सारे इंजेक्शंस लेके आता है, तो हम भी डायरेक्टली मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो पहले शोधन और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग। तो इट मींस 6 months to 8 years तक लग सकता है। 8 months ना? 8 months। ओके, तो अभी तो हम जैसे सेंट्रल दिल्ली के सेंटर में हैं, आपके कहाँ सेंटर हैं जो? हमारा दिल्ली के अलावा मुंबई, लखनऊ, पुणे और हैदराबाद में सेंटर है। अच्छा, तो वहाँ के लोग आपसे मतलब मिल सकते हैं? आप कब मौजूद? बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं हर सेंटर पर विजिट करती हूँ मंथ में एक बार, और हमारे वहाँ पर जो दिल्ली सेंटर से जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ ट्रेनिंग देकर वहाँ पेशेंट हैंडलिंग के लिए बोला जाता है, वो हर सेंटर पर 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो वो किसी भी सेंटर में मिलेंगे तो उन्हें सेम तरीके से डील किया जाता है और रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। हमारा लखनऊ सेंटर बहुत अच्छा करता है। हमारे मुंबई सेंटर, पुणे सेंटर के सब जो सक्सेसफुल केसेज हैं वो हर मंथ हम डालते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे भी डालते हैं, विद प्लेस डाला जाता है कि यहाँ का है। तो सक्सेस जो है वो आयुर्वेद की है, वो सेंटर टू सेंटर वेरी नहीं करती है, वो आपके रिजल्ट आयुर्वेद की बिल्कुल वजह से। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, और व्यूअर्स भी इस सवाल का इंतजार कर रहे होंगे, अफोर्डेबिलिटी। आईवीएफ हो या कोई और अल्टरनेटिव हो, लाखों खर्च करने के बाद भी रिजल्ट्स ना के बराबर ही मिलते हैं। और जैसा आपके बारे में जानकारी मिली मुझे कि आपके पास रिजल्ट्स हैं चीज़ों को लेकर, तो क्या आपका इलाज अफोर्डेबल है लोगों के लिए? देखिए, इलाज अफोर्डेबल है, लेकिन कंडीशन टू कंडीशन भी चीज़ें वेरी करती हैं। मेडिसिन जो हैं वो भी, जो भी मेडिसिन हैं वो जो उनका प्राइस रेट रहता है उसके अकॉर्डिंग रहती है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर मंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 का पड़ता है, जो पेशेंट से हमें जानकारी मिलती है, और हमारा ट्रीटमेंट मंथली जो है वो 2 to 4,000 के बीच में कवर हो जाता है। ओके, 2 to 4,000 में सारा पूरा मंथ का? पूरा मंथ। और आपका कोई मैसेज हो जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं, प्लीज? मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी में आईयूआई, आईवीएफ जैसी प्रक्रियाओं पे डायरेक्टली जाने की बजाय आप अपनी पहले जड़ों को मजबूत करें। आप जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्यों परेशानी आ रही है कि आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है, आप उन चीज़ों को ठीक करें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें, तभी आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि नेचुरल कंसेप्शन पेनलेस है, कोई भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस नहीं रहता है और पेनलेस भी रहता है। नेचुरल इज़ ऑलवेज ग्रेट। सो हम यही मानते हैं कि नेचुरल रहेगा तो हार्मोन फ्री रहेगा, आपके बच्चे भी इन फ्यूचर हार्मोनल प्रॉब्लम से नहीं जूझेंगे। तो आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच मैम।